हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो आप आगे न्यूमेरिकल्स जो करेंगे ये वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं अरविंद आर्य आपका आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को हमको किस में पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, नाउ वी हैव टू कंसीडर दैट these are two axes, x axis and y axis, and this is z axis. ठीक है, x y प्लेन हो गया, ये आपका x y z प्लेन हो गया। now this is z axis. okay, z axis, x axis, y axis and z axis, these are the three basic axes. x axis, y axis and z axis. क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? कूलॉम का नियम सदिश रूप में, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम के नियम का क्या है? सदिश निरूपण। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो दीज आर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, x, y और z अक्ष लिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कूलॉम्स लॉ। सो वी कंसीडर टू चार्जेस q1 and q2 placed at point A and B in XY plane। ठीक है, XY समतल में हमने माना कि दो आवेश Q1 और Q2 बिंदु A और B पर स्थित हैं। ठीक है बेटा, these are the two charges A and B, two charges Q1 and Q2 placed at point A and B in XY plane having position vector with respect to origin is r1 vector and r2 vector. Now we have to calculate force applied by q2 on q1 and force applied by q1 on q2. ठीक है, so we have to calculate this displacement vector. ओके बेटा, ध्यान दें फिर से, हमने क्या कहा? माना xy समतल में दो आवेश q1 एवं q2 मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर और r2 वेक्टर पर स्थित हैं। इनकी ये दोनों के बिंदु हो गए a और b। क्या कहा कि दो आवेश q1 एवं q2 xy समतल में बिंदु a एवं b पर r1 वेक्टर और r2 वेक्टर स्थिति सदिश पर स्थित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो द फोर्स अप्लाइड बाय q2 ऑन q1, फोर्स अप्लाइड बाय q2 ऑन q1, q2 द्वारा q1 पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा? F वेक्टर 1 2, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन 1, और q1 q2 पर कितना फोर्स अप्लाइड करेगा? सो दिस इज F वेक्टर 2 1, फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन सेकंड। बात समझ में आ गई है? अच्छा, फिर से ध्यान दें, क्या बताया आपको? कंसीडर q1 and q2 are two charges placed in xy plane at point A and B, okay, and their position vector with respect to origin is r1 vector and r2 vector respectively. Now we have to calculate the force applied by q1 on q2 is F vector 2 1 and force applied by q2 on q1 is F vector 1 2। क्या बताया आपको? q1 और q2 दो आवेश xy समतल में स्थित हैं जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर एवं r2 वेक्टर हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? ये r1 वेक्टर हमें क्या करना है? q2 द्वारा q1 पर लगाया गया बल F वेक्टर 1 2 है और q1 द्वारा q2 पर लगाया गया बल F वेक्टर 2 1 है। अब अगर आपको ये फोर्स कैलकुलेट करने हैं, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, बलों की या फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या पढ़ते हैं? F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
टेकन अ ट्राइंगल OAB और OBA। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप F वेक्टर 21 कैलकुलेट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन Q1 से किधर होगी, Q2 की तरफ होगी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे आएगी उस कंडीशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमने लिया इन ट्राइंगल OAB त्रिभुज OAB में आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन के अनुसार ही लेना है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन लेना है आपको ये ट्राइंगल। देखो O से A की तरफ है डायरेक्शन, फिर A से किधर है, B की तरफ है, तो OAB। ठीक है, आप OBA लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल लॉ डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो देखो O से B ठीक है, लेकिन B से A नहीं है, इसका मतलब आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो इनिशियली इन ट्राइंगल OAB बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या लिखा, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से। क्या, सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से। सो देखो बेटा, आपकी जो डायरेक्शन है वो O से A से B इज इक्वल टू रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा तो कितना होगा, OB। तो हमने क्या लिखा, OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ये बात समझ में आई, क्या है, OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब यहां पर हमने कंसीडर किया था क्या, लेट, ठीक है, OA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर एंड OB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, और नेक्स्ट F वेक्टर हमने ऐसा माना है, क्या माना है कि OA वेक्टर बराबर है R1 वेक्टर और OB वेक्टर बराबर है R2 वेक्टर। और क्या है, F वेक्टर 21 इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2, चार्ज Q1 ऑन Q2। सिमिलरली आप F वेक्टर 12 क्या लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1 बाय चार्ज Q2 ऑन Q1। क्या है आपका, हमने क्या लिखा, F वेक्टर 21, क्या लिखा, F वेक्टर 21। F वेक्टर 21 क्या है, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल, क्या, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। F वेक्टर 12 क्या है, Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल, Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल। तो आपने यहां से क्या लिखा कि OB वेक्टर, अब हम F वेक्टर 21 कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, F वेक्टर 21। तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। सो आपने क्या लिखा, OB वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर को क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। हमें क्या करना है, AB वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, AB वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या लिखा, AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और AB वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर 21। R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं आप, R वेक्टर 21, क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर 21। मतलब ये वाली जो डायरेक्शन आई है, इस डायरेक्शन में आपका AB वेक्टर जो है वो कितना है, R वेक्टर 21। ये बात समझ में आई। लेकिन जब आप F वेक्टर 12 कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो कुछ ऐसे आनी चाहिए, इधर की तरफ हो गया अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, OB प्लस BA इक्वल टू OA। तो आपकी सिमिलरली ये जो डायरेक्शन है
बी ए वेक्टर वो क्या होनी चाहिए, होगी बेटा r1 माइनस r2 और r वेक्टर 1 2। इधर की तरफ डायरेक्शन क्या आएगी आपकी r वेक्टर 1 2। ये बात समझ में आई। इसका मतलब देखो यहां से आपने एक बात कही कि r वेक्टर 2 1 जो है वो इसके अपोजिट है, किसके, r वेक्टर 1 2 के। वो था अपोजिट वेक्टर, दोनों कैसे सदिश हैं, विपरीत सदिश हैं। कैसे सदिश हैं, विपरीत सदिश हैं, अपोजिट वेक्टर है। और हमने वेक्टर में ऐसा पढ़ा है कि टू अपोजिट वेक्टर विल नेवर बी इक्वल, दो अपोजिट वेक्टर कभी इक्वल हो सकते हैं नहीं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हेंस r वेक्टर 2 1 r वेक्टर 2 1 नॉट इक्वल टू r वेक्टर 1 2। क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर 2 1 नॉट इक्वल टू r वेक्टर 1 2 और r वेक्टर 2 1 इक्वल हो सकते हैं दो अपोजिट वेक्टर्स कब, लेकिन आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव वेक्टर है, कौन से वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, बिकॉज दोनों बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक सदिश हैं। कैसे, ऋणात्मक विपरीत सदिश हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। परिमाण क्या है, दोनों का समान है, लेकिन दिशाएं कैसे हैं, विपरीत हैं। तो ये आपको ये बात समझ में आ गई, r वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर 1 2। बात समझ में आ गई। ये बेसिक बात है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके काम आएगी। क्या हमें क्या लिखा, r वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर 1 2। ये बेसिक कंडीशन आपको याद रखनी है, आगे काम आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमने बेसिक क्या निकाला, आपका क्या कैलकुलेट किया, इसमें हमने कैलकुलेट किया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या कैलकुलेट किया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम क्या लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, by charge, force applied by charge Q1 on Q2। force applied by charge क्या किया अपन ने, force applied by charge Q1 on Q2, applied by charge Q1 on Q2। Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल, किसके द्वारा, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2। क्या लिखेंगे आप, F वेक्टर 2 1। क्या लिखेंगे, F वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये बेटा कैसा फॉर्म है इसका, कैसा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, स्केलर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या वेक्टर साइन लगाया है, ये कैसा, अदिश रूप है। कैसा रूप है इसका बेटा, अदिश रूप है। इस अदिश रूप को हमें सदिश रूप में कन्वर्ट करना है। अदिश रूप को किस में कन्वर्ट करना है, सदिश रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे अलोंग AB के अनुदिश। क्या लिखेंगे, अलोंग AB। क्या लिखेंगे, AB के अनुदिश। अब ये बेटा पूरा का पूरा टर्म जो है, ये कंप्लीट टर्म जो है वो कैसा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। आप इस स्केलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप। ये क्या है आपका, F वेक्टर 2 1। तो इधर की तरफ आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, R वेक्टर 2 1। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R कैप 2 1 से। किसी भी अदिश को सदिश में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं, इकाई सदिश से।
तो हमने यहाँ पे r कैप 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? r कैप 21 से। ठीक है, अब आप देखिए यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। क्या होगा? r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। f वेक्टर 21 इज इक्वल टू f वेक्टर 21 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? r वेक्टर 21 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर 21। अब ये आपने जो मॉडल लगाया है ये कैसा फॉर्म है? इसका स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? अदिश रूप है। कैसा रूप है? अदिश रूप है। सिंपली सो हम इसको मॉड r वेक्टर 21 को सिंपली r वेक्टर 21 लिख सकते, सॉरी आप इसको मॉड ऑफ r वेक्टर 21 को सिंपली r21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? r21 स्केलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी स्केलर और ये भी स्केलर है, ये भी अदिश है और ये भी अदिश है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या लिखेंगे? f वेक्टर 21 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर 21 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r वेक्टर 21। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए हम क्या लिखेंगे? f वेक्टर 21 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन मॉड r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होल क्यूब, और आप ये क्या लिखेंगे? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये बात समझ में आ गई। क्या लिखा हमने? k q1 q2 अपॉन मॉड में r2 माइनस r1 का क्यूब और r2 माइनस r1। अब ये स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? ये स्केलर फॉर्म है। ये समझ में आया? क्या पढ़ा हमने? Q1 द्वारा, Q1 ने Q2 पर लगाया जो बल है वो है फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2। फिर हम Q2 ने जो Q1 पर फोर्स अप्लाइड किया इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली, क्या लिखेंगे? सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q2। कौन? Q2। फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1। इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल, इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल कितना होगा बेटा? F वेक्टर 12। कितना? F वेक्टर 12 1 से 2 की तरफ F वेक्टर 12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन क्या लिखेंगे? मॉड r1 माइनस r2 क्यूब। क्या लिखेंगे? मॉड r1 माइनस r2 क्यूब। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो r वेक्टर 12 क्या है? ये r वेक्टर 12। तो आप क्या लिखेंगे? r1 माइनस r2 का क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप एक बार ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों टर्म सेम हैं। देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों टर्म क्या है? सेम है। डिफरेंस कहां से आएगा? ये r2 माइनस r1 है और ये वाला टर्म क्या है? r1 माइनस r2 है। तो अभी अपन ने पढ़ा था ये r वेक्टर 21 है और ये r वेक्टर 12 है। तो हमने पढ़ा था r वेक्टर 21 इज नॉट इक्वल टू r वेक्टर 12। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे? f वेक्टर 21 इज नॉट इक्वल टू f वेक्टर 12। समीकरण 1 और 2 से आप ऐसा लिख सकते हो कि f वेक्टर 21 की जो वैल्यू है वो f वेक्टर 12 के इक्वल नहीं होती है, लेकिन आप इन दोनों को इक्वल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, लेकिन कब? किससे डिफरेंस आएगा? हमने पढ़ा था, देखिए इन दोनों के कारण एक माइनस साइन आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे?
F वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F वेक्टर 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, F वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू माइनस F वेक्टर 1 2। याद कीजिए ये कौन सा कंडीशन हो गई, कूलम्ब्स लॉ में ये कौन सी कंडीशन हो गई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सी हो गई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इन कूलम्ब्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, इन कूलम्ब्स लॉ ईच चार्ज एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन अपोजिट चार्ज। मैग्नीट्यूड वाइज कैसा होगा, इक्वल, बट डायरेक्शन अपोजिट। ईच चार्ज एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन अपोजिट चार्ज बट देयर डायरेक्शन बिकम डिफरेंट। ठीक है, क्या कह सकते हैं, कूलाम के नियम में प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। अतः ये क्या करते हैं, न्यूटन की तीसरे नियम का पालन करते हैं। इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको फॉलो करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बात समझ में आ गई, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं ये। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ, कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म हो गया। कूलम्ब्स लॉ में कौन सा फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म हुआ। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलम्ब्स लॉ। सो हम यहां पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये, इसको देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, ये क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फोर्स एक्ट ऑन एनी वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द चार्जेस ऑन द इंडिविजुअल चार्ज। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में उपस्थित सभी बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं। देखिए डायग्राम से समझते हैं हम कि आपके पास एक सिस्टम है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं। कंसीडर दैट दिस चार्ज इज Q0, नेक्स्ट वन इज दिस इज Q1, नेक्स्ट वन इज दिस इज Q2, दिस चार्ज बिकम Q3, डैश डैश डैश, दिस चार्ज इज Qn, दिस बिकम Qn। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दे, ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। आपको क्या करना है, इस Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अगर आप टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3 डैश 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 ड्यू टू Qn। हम क्या करेंगे कि अगर इस Q0 आवेश पर हमको बल ज्ञात करना है, तो ये Q0 आवेश पर Q1 आवेश भी बल लगाएगा, Q2 आवेश भी बल लगाएगा, Q3 आवेश भी बल लगाएगा, डैश 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 Qn आवेश भी बल लगाएगा। मतलब सभी सिस्टम जितने भी चार्ज प्रेजेंट है वो सभी इस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे। एंड दिस इज द ओरिजिन O। सो द फोर्स अप्लाइड बाय ये these charges are placed at position vector, ये r0 वेक्टर हो गया, ये आपका r1 वेक्टर हो गया, ये आपका r2 वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका r3 वेक्टर हो गया, डैश डैश डैश, ये आपका rn वेक्टर हो गया। ठीक है, ये rn वेक्टर हो गया। आपको क्या बताया कि कंसीडर सिस्टम ऑफ n चार्जेस
having charge q0, q1, q2, q3 dash 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 qn placed in xy plane and their position vector with respect to origin is r1 vector, r0 vector, r1 vector, r2 vector, r3 vector dash 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 rn vector. We have to calculate total force act on charge q0 due to this system of charges. हमने क्या पढ़ा कि q0, q1, q2, q3 डैश 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 qn आवेश किसी xy समतल में मूल बिंदु O से स्थिति सदिश r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r0 वेक्टर, r3 वेक्टर डैश 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 rn वेक्टर पर स्थित है। हमें क्या करना है, इन सभी द्वारा q0 आवेश पर कितना बल लगाया जाएगा वो ज्ञात करना है। तो हमने ये पोजीशन वेक्टर लिखा है, इसका ये आएगा आपका r वेक्टर, जो ये फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, F वेक्टर 0 1 या F नॉट वेक्टर 1, ठीक है। तो R नॉट 1, ठीक है। सिमिलरली ये Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये Q2 इस पर कितना फोर्स लगाएगा, F वेक्टर 0 2 या F नॉट वेक्टर 2। ये Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा बेटा, इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया r वेक्टर 0 2, ये भी फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा, F वेक्टर F नॉट वेक्टर 3, ठीक है। सिमिलरली डैश 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 ये qn वेक्टर भी इस पर फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, F वेक्टर 0 n, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया r वेक्टर 0 3 और ये आएगा आपका r वेक्टर 0 n। ये बात समझ में आ गई। आप डायग्राम साथ साथ में बनाइएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नाउ सो टोटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज q0 पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा F वेक्टर, इट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज q1, फोर्स अप्लाइड बाय q1, फोर्स अप्लाइड बाय q2, सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय q3 एंड फोर्स अप्लाइड बाय डैश 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 qn। So this is the net force act on charge q0. This is x-axis, y-axis और ये आपका क्या हो गया, z-axis। मैंने क्या कहा कि इस सिस्टम में, इस निकाय में q0 आवेश पर जो कुल बल लगेगा वो q1 आवेश द्वारा भी लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, F वेक्टर 0 1, q2 आवेश द्वारा भी लगाया जाएगा, कितना, F वेक्टर 0 2, Q3 द्वारा भी लगाया जाएगा F वेक्टर 0 3, डैश 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 Qn द्वारा भी लगाया जाएगा F वेक्टर 0 n। तो इस पर नेट बल, परिणामी बल कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, तो Q1 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3 और ड्यू टू Qn। सो वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2, क्या बताया हमने, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2, तो हमने लिखा फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन Q0। Q1 आवेश द्वारा Q0 आवेश पर लगाया गया बल, क्या, Q1 आवेश द्वारा Q0 आवेश पर लगाया गया बल, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो हमने क्या लिखा, F वेक्टर 0 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 क्या है आपके पास, Q0 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 0 1 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 0 1। फर्स्ट इक्वेशन अभी पढ़ा आपने, हम इसको ऐसे लिखते हैं, अभी पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा ना आपने, वेक्टर फॉर्म में हमने ये पढ़ा था, ठीक है बेटा। Similarly, force applied by charge Q2 Q3 dash 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 Qn on charge Q0। इसी प्रकार Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेशों द्वारा Q0 आवेश पर लगाया गया बल, तो आप क्या लिखेंगे, F वेक्टर
02 इज इक्वल टू के Q2 Q0 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 02 होल क्यूब इंटू R वेक्टर 02. नेक्स्ट इज F वेक्टर 03 इज इक्वल टू के Q3 Q0 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 03 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R वेक्टर 03 डैश 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 डैश. लास्ट टर्म आपका क्या आएगा? F वेक्टर 0n इज इक्वल टू के Qn Q0 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 0n का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 0n. ये हमने टोटल फोर्स जो Q0 चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगेगा इंडिविजुअल चार्ज के कारण वो कैलकुलेट किया. ये क्या किया हमने? ये Q1 आवेश द्वारा Q1 आवेश द्वारा Q0 आवेश पर बल आ गया. ये Q2 आवेश द्वारा Q0 आवेश पर आ गया. ये Q3 आवेश द्वारा Q0 आवेश पर बल आ गया. डैश 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 ये Qn आवेश द्वारा Q0 आवेश पर बल आ गया. ये बात समझ में आ गई आपको बेटा? ये समझ में आ गया? ये टोटल फोर्स समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया? फिर हम क्या लिखेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन total force act on charge Q0. By principle of superposition, total force act on charge Q0. अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या लिखा हमने? अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल. अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल. ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पर, टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा. सो हम क्या लिखेंगे? F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस डैश 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 F वेक्टर 0n. ये बात समझ में आ गई? नाउ वी हैव पुट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है, ऑफ फोर्स. हम इस पर क्या करेंगे? Q0 आवेश पर कुल बल ज्ञात करेंगे. सो F वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस डैश 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 F वेक्टर 0n. आपको क्या करना है? इन सभी बलों का मान रखना है. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज फोर्सेस. जब आप इन सभी फोर्सेस की वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या होगा? F वेक्टर 01 क्या है? K Q1 Q0 अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर 01 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R वेक्टर 01. फर्स्ट टर्म आ गया आपका. अब देखिए आपको ऐसे ही इनकी वैल्यूज रखते जाना है आगे की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे इसमें. नेक्स्ट वैल्यू क्या है? सेकेंड प्लस F वेक्टर प्लस K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय मोड R वेक्टर 02 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 02 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? K Q3 Q0 डिवाइडेड बाय मोड R वेक्टर 03 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 03 प्लस नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे हम तो डैश 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 प्लस F वेक्टर 0n प्लस F वेक्टर प्लस K Qn Q0 अपॉन मोड R वेक्टर 0n होल क्यूब इंटू R वेक्टर 0n. अब देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन है इन सब में? Q0. क्या कॉमन है? Q0. सो वी कैन सी दैट F वेक्टर इक्वल टू K भी कॉमन है और Q0 भी कॉमन है. सो K और Q0 को हमने कॉमन निकाल दिया. सो K Q0 ये आपका आया Q1 अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर 01 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 01 प्लस Q2 अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर 02 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 02 प्लस
Q3 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 03 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 03 प्लस डैश 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 Qn डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर 0n का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 0n। ये बात आपको समझ में आ गई? ये हमने सभी टर्म्स लिख लिए। सो द नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q नॉट पर जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा, Q नॉट पर, उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या लिखेंगे? F वेक्टर इक्वल टू K Q नॉट, ठीक है। और आप इसको क्या लिखेंगे? K Q नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n, ठीक है। और QI अपॉन क्या लिखेंगे? QI अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 0I का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 0I। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। क्या मतलब होता है? समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। आप I की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। I की वैल्यू 1 रखो, Q1 R वेक्टर 01 का क्यूब इंटू R वेक्टर 01। आप Q की वैल्यू I की वैल्यू 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 02 का होल क्यूब R वेक्टर 02। फिर आप 3 रखेंगे अप टू n, ठीक है। और दिस K बिकम्स, और K का मान आप क्या लिख सकते हो? K की वैल्यू क्या लिख सकते हो? ये Q नॉट अपॉन K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I is equal to 1 to I equal to n QI अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 0I का होल क्यूब इंटू R वेक्टर 0I। दिस इज द फोर्स इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बेटा। तो ये हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे उसमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो नीट और जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये पढ़ना है अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से सुनिए क्या बताया कि नेट फोर्स एक्ट ऑन एनी वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्ज ऑन दैट पॉइंट चार्ज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो आपको इतना पढ़ना है, ओके। तो आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है, क्योंकि कोरोना से आपको बचना है तो घर में ही रहना है। धन्यवाद।